ओके, तो लीवर के बारे में हम लोग डिस्कस करना था। मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। लीवर के बारे में थोड़ा बहुत बताया भी होगा और फिर से उसी के रिगार्डिंग अपन डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा थ्योरी है, बट क्वेश्चन इससे भी आता है। इसमें सबसे पहले क्या, लीवर है क्या? तो लीवर के बारे में हम लोगों ने पहले भी आपने पढ़ा होगा कि दो तीन टाइप्स के लीवर होते हैं। लीवर टाइप वन, जिसमें फलक्रम बीच में होता था। फलक्रम वो पॉइंट होता है जो कि जो भी लीवर के मोशन है उसको डिसाइड करता है, कितना उसकी मैकेनिकल एडवांटेजेस होगी और किस तरीके से वो काम करेगा। इन चीजों को हम लीवर में पढ़ते हैं। तो लीवर के स्ट्रेट लाइन जो बार होते हैं, रॉड स्ट्रेट लाइन रॉड से भी बन सकता है, कर्व रॉड है। बट ये ध्यान रखेंगे, लीवर एक पर्टिकुलर एक ऐसी एलिमेंट है जो उसके खुद में कोई मतलब मोशन नहीं होगा। वो कोई रिलेटिव मोशन आपस में नहीं करेगा खुद के एलिमेंट में। वो दूसरा जो बगल में लीवर का दूसरा आर्म है उससे रिलेटिव कर सकता है। मतलब एक तरह की रिजिड बॉडी का बात है कि एकदम ठोस बॉडी है वो, अपने आपस में रिलेटिव मोशन नहीं था। रिजिड बॉडी का आप सिंपली सेंस देखें तो जैसे आप कोई भी जो भी आपके आसपास में सॉलिड चीज होती है, तो अगर उसके एक सिरे को आप अगर मूव करते हैं तो दूसरा सिरा उसके साथ साथ मूव करता है। जबकि अदर फ्लेक्सिबल बॉडी में ऐसा नहीं होता। जैसे लिक्विड है, तो लिक्विड अगर मान के चलिए एक तालाब में पूरा लिक्विड भरा है, उसमें से हम एक गिलास पानी निकाल लें तो पूरे उसमें जो है उस पूरे उसके साथ मूव नहीं करना शुरू कर देगा। जैसे कोई स्ट्रिंग है, धागा है, उसका अगर मोशन हो रहा है और हमने धागा के एक पर्टिकुलर पोर्शन को थोड़ा सा उठाया, तो ऐसा नहीं कि पूरा ही मतलब धागा जो है पूरा ही उठ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप मोबाइल फोन है जैसे, या और कोई सॉलिड आप ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, डस्टर है, कोई भी XYZ जितनी भी आसपास चीजें दिखती हैं, उसके अगर एक पोर्शन को आप टच करके घुमाएंगे तो ऑब्वियस है सारा जो उसके साथ कनेक्टेड बॉडी है वो सब घूमेगा। तो वही लीवर का कॉन्सेप्ट है कि लीवर जो है वो एक रिजिड बार का कॉन्सेप्ट है। अब वो बार स्ट्रेट हो सकता है, कर्व हो सकता है, बेंड हो सकता है। इट इज हिंज्ड एट एनी पॉइंट। और हम इसको कहीं भी, मतलब ये दो लीवर के बीच में इसको कहीं भी हम हिंज कर सकते हैं। अब है कि हमको इसको फ्री टू रोटेट करना है, मतलब उसको ऐसा बना देना है कि वो रोटेट कर सके, घूम सके। तो हम रोटेशन के लिए जो पॉइंट डिसाइड होगा, जिसको हम हिंज कहते हैं, जैसे आपने दरवाजे में आपने देखा होगा कि दरवाजे का एक सिरा जो होता है वो अपना बिल्कुल फ्रेम से कनेक्टेड होता है। और जैसे ही हम दरवाजा खोलते हैं बंद करते हैं तो वो उससे कनेक्टेड ही रहता है, वो उससे हटता नहीं। दूसरा एंड जो ओपन है, फ्री टू मूव है, वो मूव करता है, बट एक एंड कनेक्टेड रहता है। तो वो एंड जो कनेक्टेड है उसको हम हिंज भी कहते हैं, हिंज एंड कहते हैं। ऐसा आपको किसी भी प्रकार के जो दरवाजे हैं उसमें देख सकते हैं आप। और कोई भी अगर मतलब मोशन कराने के लिए, जैसे आपने ट्रक का या बसेस का या कार का कोई भी आप गेट देखते हो, तो गेट को ओपन करते हो तो एक साइड से ओपन होता है, दूसरा हिंज हिंज रहता है। घर में भी जो हमारे दरवाजे हैं उसमें भी यही। तो वो भी एक तरह का लीवर ही है। तो लीवर के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट जिससे वो हिंज होता है उसको हम हिंज एंड कहते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, फलक्रम भी कहते हैं। आपको फलक्रम के बारे में भी, उसी हिंज एंड को हम एक नया टर्म दिया, फलक्रम। हाँ, फलक्रम के बारे में भी ऐसा नहीं कि कोई नया टर्म है। आपने पहले जब 9th 10th में आपने पढ़ा होगा मशीन के बारे में, जब बेसिक्स मशीन्स पढ़ाई जाती हैं तो वहाँ पे लीवर्स के टाइप और फलक्रम की बातें बताई जाती है। अब एग्जांपल आपको, जैसा मैंने डोर का एग्जांपल दे दिया, बाकी पेयर ऑफ सीजर्स हैं, टोंग है, मतलब जो हेवी कोई गर्म लोहे की चीज को उठाने के लिए हम एक पिलास जिसको बोलते हैं आप लोग, वायर कटिंग वटिंग के लिए भी यूज होती है घर में। तो उस सब अरेंजमेंट में जो लीवर का अरेंजमेंट लगा होता है उसमें फलक्रम बिल्कुल बीच में होता है, मिड पॉइंट पे होता है। बट और भी चीजें हैं, जैसे आपके जो रोटी पकाने का जो एक रहता है तवे के ऊपर, रोटी पलटने के लिए जो इक्विपमेंट यूज होती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक तरफ मतलब आप लोड बिल्कुल बीच में लगाते हैं, और जो रोटी होती है उसको हम साइड से उसके एक पॉइंट से पकड़ते हैं, और फलक्रम बिल्कुल उसके अपोजिट एंड में होता है। तो ये अलग टाइप का आपका फलक्रम हो गया। तो इसके एस्पेक्ट में आपको मतलब एग्जांपल्स में वही दे रहा हूँ जो आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा। इंडस्ट्री में भी ये सब चीजें, कोवार्स और ये यूज होती हैं, फायर टोंग यूज होती हैं, जब बहुत ज्यादा मोल्टेन मेटल है, बिल्कुल पिघला हुआ लोहा, तो उसको आप हाथ से तो पकड़ नहीं सकते और टेम्परेचर भी इतना हाई रहता है, तो हम दूसरा मेटल जो फायर टोंग होता है उससे हम उसको होल्ड करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं। तो ये सारी चीजें हम लीवर्स के फील्ड में देखते हैं। तो इसका बहुत बड़ा इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस है और इसमें बहुत सारे चीजों में ये यूज होता है। जो पॉइंट है उसके बाद जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वही है कि जिस पॉइंट पे हम एफर्ट लगाएंगे, जिस पे एफर्ट लगेगा उसको हम एफर्ट आर्म कहेंगे। और उस एफर्ट के वजह से जो रेसिस्टेंस क्रिएट होगा, जैसे हम रोटी को पकड़ने के लिए एक तरफ से हम फोर्स लगाते हैं और अगले वो जो एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है उससे वो रोटी को होल्ड कर लेता है। तो जो हम लगाते हैं वो एफर्ट है, और जो उसका रेसिस्टेंस के वजह से, जो हमारे लगाने के वजह से जो इफेक्ट उस पूरी लीवर पे आता है, उसको हम लोड आर्म कहेंगे। और अनदर पॉइंट जो आपको बताया कि एक लोड आर्म होगा, तीन पार्ट्स हमेशा रहेगा।
एक आपका फलक्रम, दूसरा आपका एफर्ट और तीसरा लोड। तो लोड वाला आर्म क्या होगा, जो हमारे फोर्स लगाने की वजह से और फलक्रम होने की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, लोड कहेंगे। तो अनदर पॉइंट फॉर ओवरकमिंग रेजिस्टेंस फॉर लिफ्टिंग लोड, तो आप जो लिफ्ट लोड को उठाने के लिए यूज करते हैं उसको लोड आर्म कहते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ लीवर का, जैसे कि आपको पता है कि लीवर्स के टाइप की अगर हम बात कर लें तो जैसा कि देखा है कि एक सिंपल टाइप ऑफ लीवर होता है, एक कंपाउंड टाइप ऑफ लीवर होता है। तो सिंपल टाइप ऑफ लीवर मैंने आपको बताया कि तीन चीजें जो एफर्ट और आप देख रहे थे इसमें, आपने पहले भी वो किया है कि एफर्ट की बात करी अपन ने, फलक्रम की बात करी। तो उसी टाइप से एक अरेंजमेंट जो आप देखते हैं, तो जैसे अगर कोई लीवर पतली सी आपने लीवर ली है और इसका एक एंड को बिल्कुल फलक्रम इसके लिए क्या हो जाएगा, बीच में होगा। फलक्रम को आपने बिल्कुल मिड पॉइंट पे इसका फलक्रम बना दिया, तो एक एंड जो, ये पॉइंट जो है आपका, ये फलक्रम रहेगा। एक एंड पे आपने फोर्स लगाया तो जो हम एफर्ट लगा रहे हैं इसको अपन क्या कहेंगे, एफर्ट कहेंगे। और जो इसके वजह से, क्योंकि जब हम यहाँ लोड लगाएंगे तो यहाँ पे ये किसी चीज को लिफ्ट करेगा अपने ऊपर, तो इधर जो इसका इफेक्ट आएगा इसको हम क्या कहेंगे, लोड कहेंगे, लोड आर्म कहेंगे। तो उसी टाइप की चीज है, इसको आपने मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसको आपने क्या कह दिया, फलक्रम कह दिया। इसको आपने फलक्रम कह दिया। एक फलक्रम हो गया ये। और बाकी के जो दो एंड्स हैं, तो एक जिसमें हम लोड लगा रहे हैं इसको अपन एफर्ट नाम दे देंगे, है ना, ये आपका एफर्ट हो जाएगा। ये वाला एंड जो कि हम जो भी मशीन पे जो लोड लगेगी वो है, और इसका आउटपुट इधर आएगा तो इसको आपने लोड आर्म कह दिया। दिस इज कॉल्ड लोड आर्म। ये लोड आर्म। तो ये सारी चीजें हुई, इनके रिगार्डिंग आपको यूज करने हैं। तो ये तीनों इफेक्ट्स और साइजेस लीवर के आपके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, इसी में हम फलक्रम की पोजीशन को चेंज कर लेंगे। तो ये टाइप वन टाइप का आपको जो आपका लीवर है, ये टाइप वन टाइप का लीवर है ना। ऐसे ही टू होगा, तीनों के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा जो कंपाउंड लीवर क्या होता है, जितने भी तीन टाइप्स के सिंपल लीवर हैं इनको अगर हम साथ में दो तीन टाइप के लीवर को अगर हमने टाइप हो या सेम ही टाइप के लीवर का जो ग्रुप ऑफ सिंपल लीवर को आप जो कहेंगे वो कंपाउंड लीवर कहलाएगा। तो टाइप जो होता है वो सिंपल लीवर का ही होता है, कंपाउंड लीवर का कोई टाइप नहीं है, उसमें आप कितना भी बना सकते हैं। अगर आपने सिंपल लीवर के जो तीन अरेंजमेंट है उसमें से किसी को भी दो या दो से अधिक आपने ले लिया और उसको एक साथ आपने टैप करके कोई मतलब सिस्टम बना लिया जो कि एक लीवर का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम कंपाउंड लीवर कहेंगे। तो ये बेसिक डेफिनेशन था या अरेंजमेंट था। उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं कि आप जो सिंपल टाइप का वन और टू टाइप का लीवर है, तो पहले अपन इस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको हम जो बच गया एक्स टाइप का वो बताएंगे। तो ये आप देख सकते हो फलक्रम जो मैं बता रहा था, ये वेट लिफ्ट करने के यहाँ पे काम में दिया। ये लीवर विच कंसिस्ट ऑफ वन आर्म हैविंग वन फलक्रम, एक फलक्रम है, वन फलक्रम इज शोन, जो सिंपल लीवर एज शोन इन द फिगर। तो फिगर में एक सिंपल लीवर का आपको अरेंजमेंट दिया हुआ, उसको अपन क्या कह रहे हैं, फोर्स से अपन इंडिकेट कर रहे हैं, सिंपल लीवर बोल रहे हैं। यहाँ पे लोड जो लगा रहे हैं अप्लाइड लोड, उसको पी कह रहे हैं। वेट जो हमारा लिफ्टिंग के लिए जो लोड लग रहा है उसको आप डब्लू कह रहे हैं। और ए जो है वो लेंथ है, कहाँ से, फलक्रम से लेके पी तक के लेंथ को हम ए कहेंगे। वैसे ही एफ से लेके जो आपका डब्लू तक का लेंथ होगा उसको बी कहेंगे। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, आप मोमेंटम अभी जस्ट पढ़े हो, तो मोमेंटम लगाना आपके लिए बहुत आसान है। इसमें क्या होगा, पी, यही इक्वेशन सबके लिए वैलिड होगा, ऐसा नहीं कि उस सब में चेंज हो जाएगा। पी इंटू ए, आप देखो यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ए है, ये पी फोर्स है, तो पी इंटू ए हो जाएगा। पी इंटू ए क्या है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज लग रही है तो ऐसे ही आपने देखा कि यहाँ पे जो वेट लग रहा है, ये ऑब्वियस है कि ये नीचे की तरफ हमने जैसे ही ऊपर ये एफर्ट लगाया तो ये इसको लिफ्ट करेगा, लिफ्ट करेगा मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा और इस पे लोड नीचे लगा। तो इसको हम इक्वली इक्वेट किससे कर सकते हैं, बी इंटू डब्ल्यू से, है ना। इसको आप बी इंटू डब्ल्यू से इक्वेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको अगर वैल्यू निकालनी है तो आप ऑब्वियस पता है कि ए अपॉन बी करेंगे, ए अपॉन बी, तो ये कितना आ जाएगा, पी अपॉन डब्ल्यू। ए अपॉन बी करेंगे तो सॉरी उल्टा हो गया, डब्ल्यू अपॉन पी। ये आपके सामने।
ठीक है, तो ये अरेंजमेंट आपको यूज करना है। ऐसे ही आप इस वाले में देख सकते हो, ये टाइप 2 टाइप का है, जिसमें फलक्रम जो है वो एक सिरे पे, एक कोने पे, एक साइड में, आपने जो एफर्ट लगाया वो बिल्कुल अदर एंड पे है। और जो आपका एफर्ट आ रहा है बीच में, जो फाइनली जो जिसको आप वेट लिफ्टिंग बोल रहे हैं, कितना ये वेट लिफ्ट करेगा, ये बिल्कुल मिडिल में है। तो इसमें भी आप इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, पी इंटू ए, यहाँ पे भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पी इंटू ए। फोर्स का ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये वाला फोर्स जो लग रहा है क्लॉकवाइज लग रहा है, इसको इक्वेट करेंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी इंटू डब्ल्यू। ठीक है, बी इंटू डब्ल्यू, यहाँ पे भी आप ए बाई बी निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बाई बी जो होगा इक्वल्स टू वही होगा डब्ल्यू बाई पी। तो ये आप देख सकते हो, बार बार मैं बना रहा हूँ पर इक्वेशन की चीज चेंज नहीं हो रही। बस इस समय में एक चीज ध्यान क्या रखना है कि किसी भी कंडीशन में जो पी से फलक्रम का डिस्टेंस रहेगा वो ए रहे, चाहे वो फलक्रम बीच में हो, चाहे फलक्रम किसी भी एंड साइड में हो। जो भी पी जहाँ पे हम एफर्ट लगा रहे हैं वहां से फलक्रम तक का डिस्टेंस को आप कहेंगे ए। और जहां से भी वेट, जो भी वेट आपका अप्लाई होगा, जो लिफ्ट करेगा उसको, वहां से लेके डब्ल्यू तक का जो लोड होगा, सॉरी फलक्रम तक का, उसको हम बी कहेंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो एफर्ट है उससे ए रहता है और लोड से बी रहेगा, तो आपका फिर एरर नहीं आएगा। अब ये मैंने ए बाई बी आपके सामने क्वेश्चन लिखा, पी ए इक्वल्स टू बी डब्ल्यू, बट मैंने ए बाई बी क्यों लिखा वो मैं आगे बताऊंगा। कि पी ए बी जो है, ए बाई बी जो रेशियो है, इट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। इसको आप क्या कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज के नाम से जानते हैं, या लिवरेजेस भी बोलते हैं, लिवरेज, LEVERAG, लिवरेज भी बोलते हैं इसको। इसलिए मैंने ए बाई बी के टर्म्स में लिखा, और डब्ल्यू बाई पी इसका रेशियो हो जाता है ए बाई बी का। तो ये ध्यान रखिए, लीवर किसी भी टाइप का होगा, ए बाई बी या डब्ल्यू बाई पी आप रेशियो निकाल सकते हैं, सबका फॉर्मूला एक ही रहेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका वो हो गया। नेक्स्ट जो है आपको, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि और हम इसमें कैसे क्या क्या चीजें को अपन को इनकॉर्पोरेट करना है, देखना है। नेक्स्ट वही आपको मैकेनिकल एडवांटेजेस मैंने बता दिया। मैकेनिकल एडवांटेजेस या लिवरेजेस की बात कर रहा था मैं। टेकिंग मोमेंट आपने लिया, पी बाई इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई बी। डब्ल्यू बाई ए पहले लिखा, इसी को अपन ने क्या कर दिया, पी बाई बी लिखा। फिर पी बाई बी को फिर से आप क्या करो, ए बाई बी आप देख रहे हैं ना, ए बाई बी आपको निकालना है। ए बाई बी निकालेंगे तो ए इस तरफ ऊपर जाएगा, डब्ल्यू बाई बी आ जाएगा, या डब्ल्यू बाई पी। तो डब्ल्यू बाई पी एंड ए बाई बी आर कॉमनली कॉल्ड एज मैकेनिकल एडवांटेजेस और लिवरेजेस। इसी को मैकेनिकल एडवांटेज के नाम से भी जानते हैं, या लिवरेजेस भी बोलते हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज मैकेनिकल, अगर आपको किसी भी केस में मैकेनिकल एडवांटेजेस आपका सिस्टम का बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ए बाई बी में क्या करना है, हमको पूरा ए बाई बी का रेशियो बढ़ाना है। तो ए बाई बी कब बढ़ेगा, जैसे ए बाई बी लिखा हुआ है, डब्ल्यू बाई पी बढ़ा रखा हुआ है, ए बाई बी क्योंकि हमने नाम दिया है, और ए बाई बी ही मैकेनिकल एडवांटेज होता है। चूंकि यहाँ पे ए बाई बी जो है वो डब्ल्यू बाई पी के बराबर है, इसलिए इन्हें डब्ल्यू बाई पी एंड ए बाई बी को भी लिख दिया कि मैकेनिकल एडवांटेज है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि ए बाई बी जो है यही डिफाइन किया गया है, बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू दिस, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग मैकेनिकल एडवांटेजेस एंड लिवरेजेस इक्वल, बट एक्चुअली इट इज डिफाइंड एज ए बाई बी। तो ए बाई बी के लिए आपको डिफाइन किया गया है, आप पर डब्ल्यू बाई पी, क्योंकि ये दोनों टर्म यहाँ से आप देख सकते हैं बराबर है, इसलिए हम लिख देते हैं। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज, अगर मुझे मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ाना है तो ए बाई बी पे अपन क्या करना पड़ेगा, तो ए को अगर हम बढ़ाएंगे, जैसे अगर मान के चले ए बाई बी रेशियो लिखा हुआ है, तो ये आप भी समझ सकते हो कि कहीं पे भी ए अपॉन बी लिखा हुआ है, और मुझे इस रेशियो को बढ़ाना है। तो एक तरीका तो ये है कि ए को बढ़ा दो ना, इसको बढ़ा दो, या दूसरा तरीका ये कि बी को घटा दो। तो वही चीज रखे, ए का जो है, तो अपन ने क्या लिखा, आइदर आर्म ऑफ, है ना, आइदर लेंथ ऑफ द लीवर आर्म ए इज टू बी इंक्रीज्ड, इसको ए को बढ़ा दीजिए, या और लेंथ ऑफ द लोड आर्म बी इज टू बी रिड्यूस, तो बी को घटा दें, ए को बढ़ा दें। दैट इज ऑल अबाउट मैकेनिकल लिवरेजेस। आप मैकेनिकल लिवरेजेस को ऐसे समझ सकते हैं। तो इस चीज को, अगर मुझे इसको घटाना है, अभी तो मैं बढ़ाने की बात कर रहा था, बट इन केस आपको कहीं पे भी घटाने की बात हुई, तो आपको अपोजिट करना पड़ेगा। अपोजिट करना कैसे पड़ेगा, मतलब जो आपके सामने दिख रहा है, उसको आपको उल्टा करना पड़ेगा। तो आप देखिए कि जैसे अभी मुझे बढ़ाना नहीं था, मैं कहने घटाना, अगर ए बाई बी रेशियो को घटाना है, तो ए को घटाना पड़ेगा, बी को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं कि ए को आप घटा दो, या फिर बी को बढ़ा दो। इन दोनों केस में से कोई भी और करके यूज करेंगे तो भी मैकेनिकल एडवांटेज घटेगा या लिवरेजेस घटेगा। और लास्ट में आपको ये बता ही दिया कि ए सिंपल लीवर जो होती है उसका आर्म जो है वो बेंट होता है, या कर्व हो सकता है, या मतलब इवन बेंट स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, बेंट भी हो सकता है। तो इसमें किसी भी टाइप का हो सकता है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो है आपका,
नेक्स्ट वही जो मैं सिंपल टाइप के जो लीवर थे उनको क्लासिफाई कर रहा था मैं, तो वो उसमें आपको बताया था ऑर्डर फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर, जो आपको डायग्राम में भी बताया था, सेकंड टाइप भी आपने देखा था, बस थर्ड टाइप का आपको नहीं है, तो उसका डायग्राम मैं यहाँ बना दूंगा। मैं इसकी बात कर रहा था एक्चुअल में। ये देखिए, ये ए टाइप का है, ये दूसरा जो बी टाइप का, एक सी टाइप का नहीं बना हुआ है, उसमें क्या होता है यहीं पे मैं बता दूं, जो डब्लू है वो यहाँ से ना होके यहाँ पे होगा, और पी जो है वो यहाँ ना होके यहाँ पे होगा पी। तो आपको एग्जाम्पल आपको पता ही था कि जो मतलब जो रोटी पकाने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें ये एफर्ट जो हम बिल्कुल बीच में पकड़ के लगाते हैं, फलक्रम एक एंड में होता है और दूसरे एंड में हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको वो रोटी को होल्ड करता है, या कोई भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ रोटी वाला इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं और वो वही काम करता है। जैसे रोटी वर्कर और कोई आयरन हॉट गर्म वो है, उसको अपन को अगर वर्क करना है उस पर, तो हमको इसी तरीके से उसको होल्ड करना पड़ेगा बिल्कुल मिडिल में, और आप उसको होल्ड करके अगर हीटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। बाकी टोंग भी एग्जांपल है, जो कि पिलास टाइप की चीज होती है, जिसमें अपन वहां से हीटिंग वो टाइप ए में आता है। तो ये आपका फेस बेसिकली, लेकिन लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आपको बता दिया, इन दिस टाइप ऑफ लीवर एफर्ट एंड लोड एक्ट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द फुलक्रम। तो जैसा पहले वाले में आपने देखा कि इफेक्ट और जो ये है लीवर, उसके बारे में बता दिया कि इफेक्टिव जो है और लोड जो है वो अपोजिट साइड में है, फलक्रम बीच में है, जो कि फर्स्ट टाइप ऑफ डायग्राम में आप ना शो हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे फलक्रम बीच में है, एक तरफ आपका एफर्ट दिख रहा है, दूसरी तरफ लोड दिख रहा है। तो ये टाइप ए है, ये टाइप बी टाइप का है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये टाइप बी का है, ये आप देखिए, लीवर ऑफ सेकेंड ऑर्डर इन विच द एफर्ट लोड effort and load act on the same side of the fulcrum, but effort acting at a greater distance than the load। तो effort क्या होता है, ज्यादा डिस्टेंस पे एक्ट होता है लोड से, और इन अदर वर्ड लोड इज एक्टिंग बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट। और दूसरे आर्म पे क्या होगा, लोड एक्ट करेगा फल्क्रम पे और एफर्ट। लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर, तीसरे ऑर्डर की अगर हम बात करें, तो वही मैंने बताया था कि आपको उस केस में जो अपोजिट एंड पे, मतलब फलक्रम तो एक ही एंड पे रहेगा, और लोड जो अपन लगा रहे हैं एक साइड में, वो मिड में लगेगा, और सॉरी एफर्ट, और जो लोड एक्ट होगा वो ग्रेटर डिस्टेंस पे होगा एफर्ट से। तो वही थर्ड टाइप का है, इन दिस टाइप ऑफ लीवर द एफर्ट एक्टिंग लोड एक्ट ऑन द सेम साइड ऑफ द फलक्रम, बट लोड एक्टिंग, जो लोड एक्टिंग होगी, लोड एक्टिंग एट अ ग्रेटर डिस्टेंस देन दैट ऑफ एफर्ट, और इन अनदर वर्ड एफर्ट इज एक्टिंग बिटवीन द फलक्रम एंड द लोड। और जो फलक्रम इस बार क्या कहाँ है, एक साइड में है, एफर्ट जो है वो आपके लोड और फलक्रम के बीच में लगेगा। इस वाले केस में आप देख सकते हैं कि लोड जो है और फलक्रम जो है उसके बीच में एफर्ट लगता है ना। इस वाले में एफर्ट बीच में लगता है, और इसमें एफर्ट जो है वो एफर्ट और फलक्रम के बीच में लोड अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये आपका एफर्ट, जहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं उसको एफर्ट बोलते हैं, लोड को नहीं बोलते। लोड में क्या है, जहाँ पे हमारा आउटपुट आता है उस मशीन या उस लीवर का यूज करने से जो आउटपुट आएगा उसको हम लोड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन यही होता है एफर्ट में और लोड में। और ये भी आप ध्यान रखना कि रेलवेज और इन सब के एग्जाम्स में, या आपको कई बार ये सब चीजें, बेसिक चीजें, अगर कोई प्रिपरेशन करके एग्जाम देते हैं, कल को आप भले सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पर आप सब जगह लोग रिक्रूट होते हैं, तो उन सब जगह जो एग्जाम्स होते हैं उनके, उनमें ये सब क्वेश्चंस आते हैं कि टाइप 1 लीवर कौन सा होता है, टाइप 2 का लीवर कौन सा होता है। तो ये ध्यान रखना, फलक्रम बीच में है तो टाइप 1 हो गया। फर्स्ट ऑर्डर में बस ध्यान रखें कि जो हम एफर्ट लगाते हैं, और एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, पहले तो अपन देख लेते हैं। तो एफर्ट हम एक तरफ लगाएंगे, लोड बीच में लगेगा और फलक्रम एक एंड में होगा। तो इसका एग्जांपल जो सुपारी काटने के लिए, या हम हेक्सा ब्लेड एक होता है, मतलब एक तो हेक्सा ब्लेड है जिससे अपन पाइप वाइप कट करते हैं फिटिंग ऑपरेशन में, बट एक नॉर्मल जो है पावर कटिंग मशीन होती है, उसमें क्या होता है, हम सिंपली चॉपर की तरह उसको चलाते हैं और वो आयरन रॉड और बाकी चीजों को कट करता है। तो उसमें भी आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, या मतलब वो कटिंग के लिए बेसिकली यूज करी जाती है। और जो तीसरा वाला आपका पोरोडी का या टोंग का एग्जांपल दिया है, जो फायर होल्ड करने के लिए यूज होता है। थर्ड टाइप में आपको पता है क्या, एफर्ट हम बीच में लगाते हैं, और जो लोड जो होता है वो एक एंड पे होता है, फलक्रम दूसरे एंड पे होता है। तो जो एफर्ट है वो बीच में लगाते हैं, ये है इसका। और एक कंपाउंड लीवर का लास्ट है आपका स्लाइड इस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो कंपाउंड लीवर में आपको बता सकते हैं, कंपाउंड लीवर विच कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ लीवर, जितने भी सिंपल 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 लीवर्स को हम यूज करके इसको कंपाउंड लीवर बनाएंगे। पर क्या उसमें अलग होगा, कंपाउंड लीवर लगाने से क्या फायदा होगा उसकी हम बात करें, तो कंपाउंड लीवर में जो मैकेनिकल एडवांटेजेस या लीवरेजेस जो होती हैं वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, तो आपने लीवरेजेस को क्या किया, जैसे एक नॉर्मल सिंपल लीवर लिया तो उसका एक अपना लीवरेज या मैकेनिकल एडवांटेज है। कंपाउंड में जितने भी लिवरेजेस आपने यूज करी हैं उन सब में लिवरेजेस या मैकेनिकल एडवांटेज
एडवांटेज मल्टीप्लाई हो जाएगा। एड ऑन मतलब मल्टीप्लाई हो जाना, मतलब वो बढ़ जाएगा उसमें मल्टीप्लिकेशन। अब ये एक बात ध्यान रखेंगे कि लिवरेज, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज एक डिस्टेंस का रेशियो है, तो वो एक से कम भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। बट ये ध्यान रखना, अगर अगर आपको चीजों को बढ़ाना है तो वैल्यू हर बार मैकेनिकल एडवांटेजेस का एक से ज्यादा रखना पड़ेगा, तो ऑब्वियस से मल्टीप्लाई होके अधिक वैल्यू आएगा। बट इन केस आपने एक से कम वैल्यू रख लिया तो उस केसेस में वो और छोटा कर देगा, मतलब मल्टीप्लाई करके और छोटा कर देगा। ये ध्यान रखते हैं कि एक से कम वैल्यू वाली जो चीजें होती है, अगर हम दूसरा एक से कम वाली चीजों से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वैल्यू और कम हो जाता है, और एक से ज्यादा वाला वैल्यू और एक से ज्यादा वाले से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बड़ा हो जाता है। अगर एक से अधिक एक भी नंबर है तो बढ़ेगा ऑब्वियस है, पर दोनों एक से कम हो गया तो घटेगा, और दोनों अगर एक से बड़ा हो गया तो भी बढ़ेगा, और एक भी है बड़ा एक से तो भी बढ़ेगा। तो ये इसका ऑर्डर होता है। दूसरा जो है प्लेटफॉर्म वेइंग मशीन में, आपको पता है प्लेटफॉर्म पे जो हम वजन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वहाँ पे कंपाउंड लीवर सिस्टम यूज होता है। द मशीन इज यूज्ड फॉर वेट लिफ्टिंग के लिए मशीन हम यूज करते हैं। और वैगन्स आपने यहाँ पे देख सकते हो कि वैगन्स का आप यूज कर रहे हैं, जो मालगाड़ी जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे भी वेट, क्योंकि हम बहुत सारे ट्रक्स और उन सब से जो भी मटेरियल आता है उनको हम वेट करके लोडिंग करते हैं, अनलोडिंग करते हैं, तो उसका वहाँ पे वेइंग होता है, तो वहाँ पे भी कंपाउंड लीवर का यूज होता है। आप डायरेक्टली उससे जो आपका अरेंज सिस्टम है उससे आप डायरेक्टली उसको वेट कर सकते हो, वेट कर सकते हो। तो ये आपका बेसिक वो हो गया इसमें। नेक्स्ट जो है इसके उसमें कि आप स्मॉल स्केल मशीन्स कैन बी यूज्ड, जो इसके छोटे मशीन्स कहाँ गोडाउन में, पार्सल ऑफिस में, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज में, जहाँ पे मशीन को एक जगह से दूसरी जगह तक कंसाइनमेंट, जो आप देख रहे हैं कि जो मशीन्स ऐसी होती कंसाइनमेंट मतलब जो डॉकयार्ड्स पे जो आपने देखा होगा, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक लिफ्ट करके ले जाती है, जो बड़े बड़े जो कंटेनर्स होते हैं, जो ट्रेनों में भी आप देखा हो शिप पे भी उसको चढ़ाते हैं, तो उन सबको भी मूवमेंट कराने के लिए हम कंपाउंड लीवर का यूज करते हैं। उसका एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कराने के लिए हम कंपाउंड लीवर का यूज करेंगे। तो ये बेसिकली कंपाउंड लीवर और इन सब के बारे में हो गया। तो इसके बाद ये वाला पीपीटी आपका कंप्लीट हो गया, तो इसमें कहीं किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, बाकी नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट वाला स्टार्ट करूंगा। तो ये आपका सिंपल लीवर और कंपाउंड लीवर के बारे में था दिया हुआ। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, ये सब क्वेश्चंस आपको पहले ही करा दिए थे, आपने बताया कि हमने पिछली क्लास में करा दिया था, तो ये आपको बता दिया। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, जो आपको जैसे बताया था कि नेक्स्ट वाला जो एंड है, आज हम उसकी बात करेंगे। तो उसी पे है वो, तो दूसरा स्लाइड अपन वहीं देख लेते हैं। उसके रिगार्डिंग जो आपको बता दें कि तो तो नेक्स्ट जो पोर्शन है जिसको कि आज हम स्टार्ट करेंगे, अ, इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या इसमें पढ़ना और कैसे क्या है। इसमें हम दो टॉपिक आज की क्लास में हम मतलब अब नेक्स्ट जो मॉड्यूल है मॉड्यूल सेकंड, इसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक स्पेशल वो रहेगा स्पेशल फोर्स के लिए, एंड या पैरेलल फोर्स का एक स्पेशल टाइप है, और एक कपल्स के लिए। तो इसके लिए हम इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इस मॉड्यूल में या इस चीज पे हम काम करते हैं, कि पैरेलल फोर्सेस जब रहेंगे तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, या कपल्स की अगर बात हम किस तरीके से करेंगे, तो इसके रिगार्डिंग रहेगा। इसके आगे हम फिर और भी टर्म्स, तो अभी तो हम जो कर रहे हैं उसी पे हम फोकस रहते हैं। तो जो पहला टॉपिक था पैरेलल फोर्सेस एंड कपल्स, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पैरेलल फोर्सेस। तो पैरेलल फोर्सेस, जबकि सबको पता है कि जो वैसे फोर्सेस जो किसी पॉइंट पे मीट ना करे, उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल फोर्सेस कहते हैं, जो किसी पॉइंट पे मीट नहीं करता। द फोर्सेस डू नॉट मीट एट एन पॉइंट, दोज दे हैव सम इफेक्ट, जबकि इसका कुछ इफेक्ट हो किसी बॉडी पे जहाँ पे अप्लाई हो रहा है। द फोर्सेज उस लाइन ऑफ एक्शंस आर पैरेलल, जो भी फोर्सेज उनकी लाइन ऑफ एक्शंस पैरेलल है आर नोन एज पैरेलल फोर्सेज। इन सबको हम पैरेलल फोर्स कहेंगे। और नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ पैरेलल फोर्सेज में हम बात करें, तो द पैरेलल फोर्सेज में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो पैरेलल फोर्सेस जो हैं उनको आप दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आपका होगा, फर्स्ट वन इज द लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड सेकंड वन इज द अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो पैरेलल फोर्सेस तो वो सारे हैं जो मीट नहीं करते हैं, बट अगर लाइक और अनलाइक की हम बात करें तो क्या होगा लाइक एंड अनलाइक। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या डिफरेंस है, तो द फोर्सेस द लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। अगर वो एक ही डायरेक्शन में सारे लाइन अगर पैरेलल हैं बट एक ही डायरेक्शन में लाइक कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में है, देन वी कॉल इट एज अ पैरेलल फोर्सेस। बट
अगर हमारा पैरेलल लाइन है बट लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होके सेम डायरेक्शन में नहीं है, एक का मान लीजिए इस तरफ है, दूसरे का अपोजिट एंड में है, तो इस तरह के फोर्सेस को हम अनलाइक पैरेलल, अभी पैरेलल तो दोनों है, ये भी है ये भी है, बट इसके लाइन ऑफ एक्शन मतलब जो डायरेक्शन है वो एक है, इसके डायरेक्शन अपोजिट है, कुछ इधर की तरफ है कुछ इधर की तरफ है, ये भी है। तो इन सबको हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। अब इनको हम सबको सॉल्व करना है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि जब भी लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम है तब तो हम सिर्फ फोर्स की बात करते हैं, बट अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, पैरेलल फोर्सेस हैं, उस केस में कॉन्करेंट हो कोप्लेनर हो, उसे कॉन्करेंट तो होगा नहीं, कोप्लेनर भले ही हो चल जाएगा, एक प्लेन पे है चल जाएगा, बट अगर उसके लाइन ऑफ एक्शन कॉमन नहीं है तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डिस्टेंस मतलब जो कपल भी जनरेट होगा, और कपल क्या होता है, या मोमेंट सॉरी टॉर्क जनरेट होगा या मोमेंट जनरेट होगा, और वो टॉर्क जो है मोमेंट वो दो चीज से बना होता है। फर्स्ट वन इज द रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालना है, क्या करना है, दो फोर्सेज या उसके अधिक के लिए वो सारे लॉज आप पढ़ चुके हैं पहले प्रीवियस क्लासेस में, पॉलीगन लॉ के बारे में आपको बताया है, तीन फोर्सेज होते हैं, लामीज थ्योरम, उसको बैलेंस करने के लिए जो पढ़ते हैं, लामीज थ्योरम की बात कर रहे हैं। लामीज थ्योरम का क्वेश्चंस हमने आप हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड लोगों ने काफी क्वेश्चंस करे होंगे कुछ टाइप के, बट मैं आपको नहीं करवा पाया था, तो ये जब टॉपिक खत्म होगा कपल, तो इसके बाद मैं लामीज पे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो उन सारे क्वेश्चंस को अभी अपने को प्रैक्टिस करना रहेगा, तो वो क्योंकि मुझे कराना था पर बीच में मैं मोमेंट इन सब में आ गया तो वो रह गया है, तो मैं आपको आगे सिर्फ लामीज पे कुछ क्वेश्चंस करा के फिर ये वाला टॉपिक जो चल रहा है अभी काफी टाइम से ये चल रहा है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम दूसरे जो चार पार्ट में मैंने आपको बताया चार पांच मेन मेन टॉपिक है, तो एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। और फिर फ्रिक्शन भी ज्यादा सब लंबा नहीं है, मेन ये काफी वो था तो उसमें अपन जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो नेक्स्ट ये कि मेथड ऑफ आपने निकाला कि दो चीजें अपन को निकालनी है, एक है मैग्नीट्यूड, दूसरा है पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स पैरेलल केस में। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप मैग्नीट्यूड के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको सारे लॉज जो पहले से पढ़ रखे हैं, पॉलीगन लॉ है, फोर्स का रिजोल्यूशन है, वो सबसे निकाल सकते हैं, बट वो कहाँ पे अप्लाई होगा, किस डिस्टेंस पे अप्लाई होगा, वो किससे आएगा, आपका जो नेक्स्ट जो आज अभी हम कपल या टॉर्क के बारे में पढ़ रहे हैं इससे निकलेगा, और इसी को हम यूज करेंगे। तो हम करते क्या है इसमें, अगर सॉल्व करना मान के चलिए निकालना है तो है ठीक है, बट अगर हमको लाइक और अनलाइक का है तो दो तरीके हैं सॉल्व करने का, एक ग्राफिकल मेथड है, दूसरा एनालिटिकल मेथड। तो ग्राफिकल में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ग्राफिकल में क्या करते थे हम लोग, ग्राफ बना के कुछ स्केल लेंगे और मेजर करके बनाएंगे, वो ग्राफिकल होगा। दूसरा जो आप बात कर रहे थे एनालिटिकल, उसमें फॉर्मूला बेस्ड रहता है, तो हम दोनों में बात कर रहे हैं। तो जो पहला मेथड है एनालिटिकल, ये बहुत सिंपल है, दोनों ही सिंपल है, पहले अपन एनालिटिकल की बात कर रहे हैं। तो एनालिटिकल में क्या होगा कि आपको मोमेंट को इक्वेट करना है, बॉडी पे जितना ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मोमेंट लग रहा है उसको इक्वल कर देना है एंटी क्लॉकवाइज से, तो जो भी आपको क्लॉकवाइज मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज से इक्वेट होगा, और आप देख सकते हैं कि भाई मतलब आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा। जैसे मोमेंट आप इक्वेट करोगे, फोर्सेस आपको पता होंगे, रिजल्टेंट आपको पता है, बस एक एक्स जो है वो अननोन रहेगा, वो आप फाइंड कर सकते हैं, तो वो आपको पोजीशन बता देगा किस पॉइंट पे लाई करेगा। तो ये एक तरीका एनालिटिकल मेथड का। वैसे ग्राफिकल का आपको बता दें, ग्राफिकल का मुझे कायदे से ग्राफिकल बाद में बताना चाहिए था, तो मैं वही करता हूँ कि आपको ग्राफिकल जो है ना उस पे पहले एनालिटिकल मेथड को आपको बता देना है, फिर ग्राफिकल का मैं स्टार्ट करूंगा, और ग्राफिकल भी आपको वहाँ पे डायरेक्ट कैरी हो जाएगा। तो ये एनालिटिकल मेथड है, इस पे आप इसको आप देख सकते हो कि ये एक सिंपल क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। टू जो आपको बताया यहाँ पे कि किस तरीके से सिर्फ आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज से क्विट करना है। तो जो भी क्वेश्चन सब आगे आएंगे, ये ग्राफिकल के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आपको एनालिटिकल एक बताया, इनको आप सॉल्व कर लो, फिर ग्राफिकल बताएंगे, फिर ग्राफिकल को आप सॉल्व करना। तो ये आपको है ना, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस 50 न्यूटन एंड 100 न्यूटन एक्ट एट द एंड ऑफ है ना, एंड्स ऑफ अ रॉड 360 mm लॉन्ग। तो 360 mm लॉन्ग आपका रॉड है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स मैग्नीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, एंड द पॉइंट एट विच एक्ट। तो मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट फोर्स आपको पता ही है कि हम पहले जो फोर्स पढ़ते थे उससे निकाल सकते हैं, बट जो मैग्नीट्यूड का जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है कि ये आखिर एक्स जो है कि कितना दूर यहाँ ए पॉइंट से कितनी दूर पे अप्लाई हो रहा है, ये निकालने के लिए हमको मोमेंटम का इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमको रिजल्टेंट निकालना है, यहाँ पे हम बैलेंसिंग फोर्स नहीं निकाल रहे, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। तो 50 न्यूटन का फोर्स ए नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ पे 100 न्यूटन लग रहा है, तो आर कितना होगा। तो आप इनको सिंपली वे में आप सॉल्व कर सकते हैं कि आर के लिए आप क्या करेंगे, जो है आर के लिए आप हाँ आर का क्या सम हो जाएगा, तो आर जो है पॉइंट, इस पे दोनों का सम होगा, तो आर इक्वल्स टू
50 न्यूटन प्लस 100 न्यूटन, टोटल हो गया आपका 150। ठीक है, टोटल हो गया आपका 150। ठीक, अब मुझे क्या करना है, फोर्स तो अपन ने निकाल लिया, मतलब आर की वैल्यू आ गई क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों ऐड ऑन होके आ गए। अब मुझे निकालना मोमेंटम, कि मोमेंटम की क्वेश्चन नहीं यूज करेंगे। और मोमेंटम क्यों आया, क्योंकि पैरेलल फोर्सेस हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस हो या अनलाइक हो, मोमेंटम अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन इन फोर्सेस का कॉमन नहीं है। तो मोमेंटम हम किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लेते हैं, तो मोमेंटम अबाउट ए, मोमेंटम अबाउट ए, ए के अबाउट आप मोमेंटम लीजिए। ए के अबाउट मोमेंटम लिया तो क्या हो गया, कि मोमेंटम ए के अबाउट लिया तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ए है तो 50 न्यूटन के फोर्स को आप देखो ए से ही पास कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस 0, तो 50 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब दो फोर्सेस ये और ये बचे, तो दोनों फोर्सेस को आपको आपस में इक्वेट कर देना, तभी तो हमको आर की वैल्यू आएगी। तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो जो भी आपका वैल्यू है, तो आर का अगर बैलेंस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बैलेंस नहीं कर रहे हैं हम, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। बैलेंसिंग फोर्स इसके जस्ट ऊपर होगा, जैसे ही आर नीचे है वैसे ही ऊपर की तरफ लगेगा तो बैलेंस कर लेगा। तो आप सिंपली क्या यूज करेंगे, आर, आर इंटू एक्स, और आर की वैल्यू 150 आ चुका है, आर इंटू एक्स इक्वल टू, यहाँ पे न्यूटन है, आर इंटू एक्स इक्वल टू 100 इंटू 360। तो ये इक्वेशन हो गया। अब आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जो होगी वो कितना हो जाएगा, तो आर का वैल्यू 150 है, तो नीचे आप वन, ये पूरा मल्टीप्लाई में रहेगा, नीचे आप 150 से मल्टीप्लाई कर, 100, यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब लिखने को तो अपन, तो क्या एक वाइट है एक ब्लैक है, तो उस जगह पे आ नहीं पाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा इधर, एक्स इक्वल्स टू, तो अब हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 360 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 150। 1 हाँ, 150। तो ये आपने सॉल्व करा, ये आपका 2 बार में कट गया, ये 3 टाइम्स में कट गया, तो 3 को अगर आपने यहाँ पे काटा तो 1 और 2, 120 है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली सॉल्व होगी 240 आ जाएगा, 240, 240 mm। ये फाइनली आंसर 240 mm आंसर हो गया, मतलब एक्स की वैल्यू 240 होगी। मैंने ए के अबाउट लिया, कोई अगर बी के अबाउट लेता है तो उस केस में क्या होगा, ये वाला जो वैल्यू है 100 वाला वो 0 हो जाएगा। आर का एक्स जो डिस्टेंस अपन लेंगे वो 360 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए उस केस में, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, तो 360 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा क्योंकि वही है। और फाइनली जो मल्टीप्लाई होगा 50 इंटू 360 करना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो वैल्यू आएगी, क्योंकि ये आर 50 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जस्ट हाफ है, तो 360 इधर, और इधर आपका 360 में ना 240 इधर हो गया, तो 120 इधर बच गया। तो ये वाला जो पोर्शन है 120 है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ से हम सॉल्व कर लेते हैं बी के टर्म में, तो 100 मतलब 120 आएगा। और वो उसको भी आप पुट करके एक्स निकालेंगे फाइनली, तो एक्स निकालेंगे तो 240 ही आना है, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो 240 ही है। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप सी के अबाउट ले लो, तो सी के अबाउट अगर ले रहे हो तो उस केस में आर आपका 0 हो जाएगा, आर वाला टर्म 0 हो जाएगा, बट एक्स रहेगा, क्यों, क्योंकि 50 में एक्स का लग रहा है, और इस तरफ 100 100 इंटू क्या 360 माइनस एक्स हो जाएगा ये वाला पोर्शन। इसको इससे इक्वेट कर दोगे तो भी सॉल्व कर सकते हो। तो अपने पास जैसा भी है, सारा ऑप्शन है, आपको जैसे कंफर्टेबल हो किसी भी तरीके से कोई सॉल्व करता कर सकता है। बाकी मैंने एक बता दिया, और एक आपका आंसर जो है, एक जो सॉल्यूशन है उसमें दूसरे टाइप से सी के अबाउट लिया हुआ आंसर में सॉल्व करके दिया हुआ। तो अपने पास दोनों तरीके हैं, आपको जैसा वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो, इसका जैसे कि आपको क्वेश्चन बता रहा था, तो नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है वो ये आप देख सकते हैं।
इसको अपन ने मैग्नीट्यूड लिया 50 प्लस 100 150 आंसर एक बार अपन ने बता दिया तो अब आपके लिए इजी हो जाता है कि दोनों का आप ऐड कर रहे हो सेम डायरेक्शन में। अब पॉइंट अगर अपन को निकालना है कि वेयर द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट लग रहा है तो एक्स डिस्टेंस आपको निकालना है आर से ए का डिस्टेंस। टेकिंग क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज आपने मोमेंट लिया सी के अबाउट तो 50 इंटू एक्स जो लिया डिस्टेंस इक्वल टू क्या 100 इंटू 360 आपने सॉल्व करके डायरेक्ट 240 निकाल लिया। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल मिड पॉइंट पे लिया और इसको सॉल्व करके ये एक्स की वैल्यू जो है वो आपका 240 आ गया। तो आप जहाँ पे भी कंफर्टेबल थे ये वाला क्वेश्चन है आप लोग ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो 1 मिनट का आपको समय है आपको क्या इस क्वेश्चन वैसे ही सेम है क्या अपन बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं नहीं तो फिर हम फिर मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। इस क्वेश्चन को आप देखिए सॉल्व करके देखिए कि क्या बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ पे क्या है दिया हुआ एक बीम है 3 मीटर लॉन्ग बीम के बारे में आपको दिया हुआ है। यहाँ पे उसकी वेट जो है 400 न्यूटन का बिल्कुल वेट है। तो वेट के बारे में ये समझाया नहीं गया कि इसका डिस्टेंस क्या होगा। बट अगर किसी का टोटल वेट दिया 400 न्यूटन तो आप अपन जब क्लास में पहले के क्वेश्चंस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फाइनली वेट दिया हुआ है 400 न्यूटन तो पूरे सिस्टम का तो हम ये मान के चलेंगे कि ये वेट जो है उसके सीजी पे लग रहा है। तो इसीलिए सीजी कहाँ होगा पूरे रॉड के बिल्कुल मिड में। तो 3 मीटर का रॉड है तो उसके 1.5 मीटर पे अप्लाई हो रहा होगा 400 न्यूटन का लोड। अब क्या कह रहा है कि जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे जो हम इस स्ट्रिंग को रखें तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल ही रहे। और एक दूसरा जो आर ए और आरबी जो दो आपको टेंशन ऊपर दिख रहा है यहाँ पे आर ए और आरबी की वैल्यू ये वाला पोर्शन आर ए है और आरबी इनका अगर अपन बात करें तो 350 न्यूटन से ज्यादा होगा तो ये ब्रेक कर जाएगा। 350 न्यूटन से ज्यादा लोड होगा तो यहाँ पे देखिए 400 है और ये 200 600 है। तो ऑब्वियस अगर ये बिल्कुल कॉमन लगा दें सिर्फ फोर्स को इक्वेट करते हैं तो ये 700 बनेगा 350 तो ये कभी टूटेगा नहीं। बट फिर भी अपन क्या कर रहे हैं कि इसको मोमेंटम के वजह से क्या ये ब्रेक हो रहा है कि नहीं वो हमको चेक करना पड़ेगा। तो ईच विद स्टैंड अब आपको चेक करना है मैक्सिमम टेंशन ऑफ 350 न्यूटन ओनली होना चाहिए। हाउ फार अ बॉडी ऑफ तो अब आपको देखना है कि कितनी बॉडी है 200 न्यूटन की वेट बी प्लेस्ड ऑन द बीम बीम पे आपको प्लेस करना सो दैट वन ऑफ द स्ट्रिंग में जस्ट ब्रेक। तो एक कोई भी स्ट्रिंग जो है ये ब्रेक हो जाए इसके उसमें तो वो आपको बताया जा रहा है बताना। तो कौन सा स्ट्रिंग ब्रेक होगा तो हम क्या करेंगे उसी पे अपन ले लेते हैं क्योंकि एक जैसे आपने ए या बी के अबाउट किसी एक के अबाउट लिया तो ये आर ए आर आर बी जो है वो जीरो हो जाएगा। तो कोई जो भी आप एक लेंगे तो मतलब उसका मोमेंट पे इफेक्ट जीरो होगा। तो अगर आप फोर्स इक्वेट करके देख रहे हो तो आर ए प्लस आर बी जो मैक्सिमम है उससे तो कम ही है अपना आर ए प्लस आर ए प्लस आर बी आर ए प्लस आर बी कितना हो जा रहा है आपका ये मैक्सिमम अपने इन दोनों को जोड़ा तो मैक्सिमम क्या होना चाहिए 700 के बराबर मैक्सिमम हो सकता है। अब मैं इसमें लिख देता हूँ मैक्सिमम क्योंकि ये पता रहे कि भाई ये मैक्सिमम के लिए बता रहा है कि 350 पे टूट जाएगा तो ये मैक्सिमम कितना 700 हो सकता है। पर है कितना तो है तो अभी 600 ही टोटल 600 न्यूटन ही लोड अप्लाई हो पा रहा है 600 न्यूटन। तो ये आप देख सकते हैं कि 600 न्यूटन का ही लोड अप्लाई होता है ये इससे ब्रेक नहीं होगा। अब अपन को मोमेंटम लिखना पड़ेगा मोमेंटम के लिए आप फ्री हैं ए के अबाउट लिख लो बी के अबाउट जो जो भी लिखना जो सुटेबल लग रहा है आप लिख सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल। मोमेंटम अबाउट ए के अबाउट आप मोमेंटम लिख लीजिए। ए के अबाउट लिखे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा ये आर ए जो है जीरो हो जाएगा तो आर भी लिखेंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे अपन लिखते हैं आर बी इंटू 3 आर बी इंटू 3 मीटर इक्वल्स टू
ठीक है, आरबी इंटू 3 मीटर लिख दिया। और ये ऊपर की तरफ ए पॉइंट के आप देख रहे हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो तो क्लॉकवाइज से क्विट करेंगे तो ये वाला और ये वाला दोनों लगेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो 400 का देखें, तो 400 का आपने सब लोगों ने डिस्टेंस मैंने कहा था सीजी पे लगेगा। तो 400 तो 3, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है। तो आधा कितना हो जाएगा 1.5, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ 1.5। और ये मोमेंटम और ये वाला जो है दोनों का डायरेक्शन ए के अबाउट सेम ही है, तो ये प्लस कर लेंगे, प्लस करेंगे और 200 200 इंटू 200 इंटू एक्स आ जाएगा। अब मुझे एक्स की वैल्यू ही निकालनी है, कब ये ब्रेक होगा आरबी। अब आरबी के लिए क्या वैल्यू बोला जिसपे ब्रेक होगा, तो आपने अभी सुना कि 350 न्यूटन पे ये ब्रेक हो जाएगा। 350 न्यूटन से ज्यादा, तो हम वही लिमिटिंग केस ही ले ले रहे हैं कि 350 न्यूटन पे ब्रेक होगा। तो 350 न्यूटन पे ब्रेक होगा, तो आप ये लिख दिया। और ये इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ये तो ये कितना 1050 और ये 400 600, इसको माइनस कर दीजिए, तो ये दिस माइनस 600 है ना। और उसको आपको 200 से डिवाइड करनी है। ये 200 है ना, तो 200 से डिवाइड करनी है, तो ये 1050 600 हो गया, तो कितना हो जाएगा फाइनली 450 डिवाइडेड बाई 200 है ना। इसको काटेंगे तो 9 जा और 4 जा है ना, 9 और ये 5 से अपन ने कट किया, 4 आ गया। तो वैल्यू अगर आपने सॉल्व किया तो 2 है ना, 4 2 8 और फिर से आ जाएगा आपका 2, एक बार करा 8 हो गया। हाँ, ठीक है, सॉरी 1 आएगा ना, 1 आया। तो 1 के 2 जा 4 2 जा 8, फिर 1 और 2 हो गया, तो 5 5 टाइम्स ये आपका इतना मीटर हो जाएगा। ये अपन ने ए पॉइंट के लिए वाले, तो 2.25 आपका मीटर होगा। ऐसे बी के अबाउट आप लेंगे तो एक्स की वैल्यू उस केस में क्या हो जाएगा, आर बी उस समय में 0 हो जाएगा, आर ए का 3 मीटर तो यही रहेगा। इधर का सब चेंज हो जाएगा, इधर आप तो 1.5 ये रहेगा 600, बट इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 0.75 आएगा, अगर इस तरफ से आप सॉल्व करते हैं तो 0.75 आपको रखना है। इस समय में इस तरफ से सॉल्व करेंगे तो 0.75 आएगा। तो ये तो आपको सॉल्व करके सामने दिखा दिया। मैंने जो 0.75 जो आपको बोला वो इसके सॉल्यूशन में सॉल्व किया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जस्ट एक स्ट्रिंग को ब्रेक करने के 350 लिया है, मोमेंट अमाउंट भी लिया 350 इंटू 3 1050, 203 माइनस एक्स जो कर लिया प्लस ये सारी वैल्यूज इस तरफ आ गई, इनको सॉल्व किया 150 आपका आ गया, एक्स को अपने डिवाइड कर दिया तो वैल्यू 0.75 आ गया। तो 0.75 आंसर जो है वो इस एंड से अगर हम एक्स लेते हैं तो वो इसके लिए नहीं, इसके लिए तो आपको बता ही दिया 240 तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को, कोई दोनों क्वेश्चन में किसी को कुछ समझने में उसमें दिक्कत हो तो बता। नहीं है कोई डाउट तो आप इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। आगे के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये दोनों आपको बता दिया, अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। बाकी आपको अगर नहीं डाउट है तो आप नेक्स्ट उसमें जो क्लास में इसके आगे का जो एनालिटिकल आपको बताया इसमें 2 3 करेंगे, फिर ग्राफिकल स्टार्ट करेंगे, फिर ग्राफिकल में भी क्वेश्चन अपन करेंगे। क्योंकि मैंने बताया तो मैं सोचा कि ग्राफिकल भी मतलब वो करे तो उसी टाइम पे आप बताएंगे और क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपके सामने वो रहा, आप इसको वो कर सकते हो। तो ये अपना वो रहेगा, आप इसको